Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट 5 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. थ्योरेटिकली ये आपके पास एक लास्ट पार्ट है इसका और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डियर. एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. अगर आप नेशनल इनकम यूनिट की बात करेंगे, हम नेशनल इनकम की यूनिट खत्म करने वाले हैं, बट अगर आप बात करेंगे डियर तो इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इंपॉर्टेंट है. तो आपको दोनों ही अच्छे तरीके से करने होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डाउटफुल है एग्जाम में, तो आपके पास एक और ऑप्शन है थ्योरी, राइट. तो ऐसा नहीं सोच के जाना चाहिए कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे. हो सकता है न्यूमेरिकल में कोई ऐसी चीज आ जाए जिसकी वजह से आपको लगे कि यार मेरा क्वेश्चन ना गलत हो जाए, पूरा का पूरा आप डाउट में है, तो आपके पास एक ऑप्शन और है. और अगर आप नेशनल इनकम की बात करेंगे तो 1 मार्कर में भी आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भी मार्क में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. तो नेशनल इनकम एक ऐसी यूनिट है जो आपको हर टाइप ऑफ कैटेगरी जो मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसमें देखने को मिलेगा. तो कोशिश करिए कि कोई भी टॉपिक इसका छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट यही है. आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स इतनी बिग डील नहीं रहती आपके पास. बुक बहुत आसान है. एक ये यूनिट और एक एडीएस वाली यूनिट, इसके अलावा आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी टफ नहीं है डियर. वो बहुत इजीली आपके पास हो जाएगा. तो सिर्फ 2 यूनिट की प्रैक्टिस करनी है 12th क्लास के स्टूडेंट को, तो वो जरूर करनी चाहिए, राइट. चलिए, पार्ट 5 में आपके पास कंसेप्ट है नॉमिनल रियल जीडीपी. हम आपको बताएंगे, जीडीपी डिफ्लेटर बताएंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कभी कभी 6 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ जाया करता है, दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर. और इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है. तो कोशिश करेंगे आपको थ्योरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली दोनों चीजें क्लियर करने की कोशिश करें. तो सबसे पहले कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और ये रियल जीडीपी क्या होती है, और इनमें से कौन सी बेटर होती है. देखिए, नॉमिनल फॉर न्यू, एन फॉर न्यू. नॉमिनल जीडीपी क्या है कि अगर आप अपने देश में बनाए गए आउटपुट को करंट ईयर प्राइस से इंटू करते हैं. देखिए, आपको पता है, आपने वैल्यू एडेड मेथड भी पढ़ा, ठीक है ना. अब मान लीजिए जितना भी आउटपुट आपकी कंट्री में बनाया गया उसे अगर मार्केट प्राइस से इंटू कर दिया जाए, यानी जो करंट प्राइस चल रहा है, तो जो आपके पास अमाउंट आता है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. यानी अपने करंट ईयर के प्राइसेस के बेस पर ये कैलकुलेट करा कि आपके देश ने कितने अमाउंट के गुड्स प्रोड्यूस करे. तो नॉमिनल जीडीपी मेजर कि आपने कितना गुड्स प्रोड्यूस करा इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइसेस, ठीक है. रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी में क्या होता है डियर, एक बेस ईयर ले लिया जाता है. हमेशा आपके आउटपुट को, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको ना उसी प्राइस से इंटू करा जाता है. हमेशा उसी प्राइस से इंटू करा जाता है. दैट इज नोन एज बेस ईयर. और क्योंकि वो वही बेस ईयर हम लेते हैं कई सालों तक, ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर हमेशा वही बेस ईयर रहेगा, बट कुछ साल तक, 8-10 साल तक एक बेस ईयर मान लिया जाता है. जैसे 2010 को मान लीजिए 2020 का बेस ईयर मान लिया गया, तो 2010 से जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसे बेस ईयर के प्राइस यानी 2010 के प्राइस से ही आप इंटू कर रहे हैं, ठीक है. दैट इज नोन एज रियल जीडीपी या कॉन्स्टेंट प्राइस जीडीपी. थोड़ा सा समझ में आया. न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा. लेकिन थ्योरेटिकली क्या मतलब था? नॉमिनल जीडीपी, आपने जो भी जीडीपी प्रोड्यूस करी, ठीक है, यानी जो भी आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस करा या फिर जो आउटपुट प्रोड्यूस करा, आउटपुट कह सकते हैं आप इसको, आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस करा, अगर आप उसे करंट ईयर प्राइस से यानी मार्केट प्राइस से इंटू कर देते हैं तो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है. नॉमिनल से याद रखिएगा न्यू प्राइस, ठीक है, जो करंट प्राइस चल रहा है. रियल जीडीपी में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है उसे आप हर साल जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है हर साल, उसे आप एक ही प्राइस, फिक्स प्राइस से इंटू करते हैं. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कांस्टेंट प्राइस ऑल्सो या बेस ईयर प्राइसेस ऑल्सो. एक न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा. देखिए, जैसे सिचुएशन 1 है आपके पास, 2017 में 1000 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, लेट इट बी, छोटा सा आउटपुट लिया हमने, और 2017 का प्राइस है 100, ठीक है. तो एक यूनिट के 100 रुपए मार्केट प्राइस, दिस इज अ मार्केट प्राइस. तो अगर मैं कहूं कि नॉमिनल जीडीपी कितनी है मेरी, मतलब रुपए में, तो 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए का माल आपका 2017 में बना है करंट ईयर के बेस पर. फिर 2018 में आपकी 900 यूनिट बनी और 2018 में एक यूनिट का प्राइस 125 रुपए चल रहा है, मार्केट प्राइस, राइट, मार्केट प्राइस. तो आपने उसे इंटू करा, ये आ गया 1,12,500, ठीक है. यहां पर क्या हो रहा है कि आपके आउटपुट वेरिएशन के साथ साथ प्राइस भी वेरी कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको. दूसरी सिचुएशन देखते हैं, ये आपका नॉमिनल जीडीपी है डियर. इसमें हमने क्या करा, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसे हमने जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा था उससे इंटू करके देखा कि हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है. ये जीडीपी आ जाए या जीएनपी आ जाए या आपके पास एनडीपी आ जाए, सेम है डियर. अगर आपसे कोई पूछे नॉमिनल एनडीपी क्या होगी, सेम. एनडीपी को जो अगर आपने करंट ईयर प्राइस से इंटू करा, जीएनपी, नॉमिनल जीएनपी बता दीजिए, सेम.
ठीक है, अगर आप जीएनपी को करंट ईयर प्राइस से इंटू करें तो व्हेन जीएनपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस दैट इज नोन एज नॉमिनल जीएनपी। ठीक है, सेम फॉर रियल जीडीपी, यानी यहां पर कोई भी चीज रिप्लेस हो सकती है जीडीपी की जगह पर नॉमिनल की डेफिनेशन नहीं बदलने वाली, बस जीडीपी की जगह बदल दीजिएगा। नॉमिनल जीडीपी व्हेन जीडीपी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, नॉमिनल जीएनपी व्हेन जीएनपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस, एनडीपी नॉमिनल एनडीपी व्हेन एनडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस। रियल जीडीपी में क्या होगा, बेस ईयर प्राइस कॉमन है। तो मेन चीज बेस और करंट आपको याद रखना है, बाकी ये वर्ड्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया, अगर आपको नेशनल इनकम ऑन करंट प्राइस पूछा जाए तब भी वही बात है। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है, एनएनपी एट आपके पास एफसी, तो नेशनल इनकम ऑन करंट प्राइसेस, नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम हमने आपको निकाल के दिखाई, मान लीजिए। तो ये आपके पास सिचुएशन थी, आपने करंट ईयर प्राइसेस से इंटू कर दिया। ठीक है जी, दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसपे हमने एक बेस ईयर ले लिया है 2010, ठीक है, और उसका प्राइस है उस टाइम 100 रुपए। अब 2017 में आपका आउटपुट है 1000, हमने इसे मल्टीप्लाई करा 100 से। 2018 में आपने 900 यूनिट बनाई, उसको भी आपने मल्टीप्लाई करा 100 से। अब आप कुछ चीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, रियल में आप मुझे बताइए, क्या 2017 से 2018 में आउटपुट बढ़ा था? नहीं बढ़ा था। आपने बल्कि 1000 यूनिट 2017 में बनाई थी और 900 यूनिट 2018 में बनाई, यानी देखा जाए तो आपकी कंट्री का आउटपुट तो डिक्रीज हुआ था, प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज हुई थी, यानी प्रोडक्शन जो थी वो पहले के मुकाबले कम हुई थी। बट अगर आप नॉमिनल जीडीपी की तरफ देखते हैं तो आपको ये नजर आता है कि आपके देश की नेशनल इनकम पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई। दिख रहा है आपको 1 लाख, और ये 1,12,500 दिख रहा है कि 2017 से 2018 जाते जाते आपकी देश की इनकम बढ़ गई। बट दिस इज नॉट ट्रू इन रियल टर्म्स, क्योंकि आपने सिर्फ करंट ईयर का प्राइस से इंटू करा उसको, इस वजह से ये दिख रहा है। तो ये तो सही पिक्चर नहीं दे रहा ना आपको। अगर हम सिर्फ इसको देखकर बोले कि यार हाँ, पिछले साल आपकी इनकम 1 लाख थी, अब आपकी इनकम 1,12,500 हो गई आपकी कंट्री की, तो यस, आपके पास जो आपकी इनकम है वो बढ़ गई है। दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर आप आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी कंट्री का आउटपुट तो उतना भी नहीं रहा, बल्कि पहले के मुकाबले कम हो गया। नॉमिनल जीडीपी आपको सही पिक्चर नहीं दे रही, वो आपको ये दिखा रही है कि आपके देश की इनकम बढ़ी है। बट व्हाट अबाउट रियल जीडीपी, यानी अगर आप हमेशा ही बेस ईयर के प्राइस से इंटू कर रहे हैं, यानी 100 से इंटू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके देश की इनकम बढ़ी नहीं है, घट गई है। ठीक है, यानी आपको यहां रियल पिक्चर पता चल गई, जो कि आपको नॉमिनल जीडीपी में नहीं पता चल रही थी। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। अगर आप हर बार एक ईयर को बेस लेके चलेंगे तो आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर अपनी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे तो आपके लिए कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि नॉमिनल जीडीपी में होता है। आपने पिछले साल 100 से इंटू करा, इस साल आप उसको 125 से इंटू कर रहे हो, उससे अगले साल आप उसको 135 से इंटू कर दोगे, जो भी करंट ईयर का प्राइस चल रहा है, तो आपका जो वो अमाउंट आ रहा है जीडीपी में, वो रुपए की वजह से आ रहा है, मार्केट प्राइस की वजह से वो बढ़ घट रहा है। एक्चुअली में आउटपुट बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आपको पिक्चर नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर आप रियल जीडीपी की बात करते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो गया कि आपको दिख रहा है कि आपके देश की इनकम बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। तो क्यों? क्योंकि इस बार ये तो हमेशा सेम रहेगा ना, तो आपके पास 1000 से 900 यूनिट हुई थी, आपको सही पिक्चर मिल जाती है जीडीपी से, रियल जीडीपी से। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि रियल जीडीपी बेटर है या नॉमिनल जीडीपी बेटर है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डियर कि रियल जीडीपी इज बेटर, बिकॉज वो रियल आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज क्लियर कर देती है। रियल में आउटपुट बढ़ा था या नहीं बढ़ा था। अगर आपके देश में उतना सामान नहीं बना जितना पिछले साल बना था, बल्कि उससे कम बना, तो आपके देश की पॉपुलेशन की नीड कौन पूरी करेगा? रुपए के बढ़ने से क्या होता है, मार्केट प्राइस के बढ़ने से क्या होता है? आउटपुट तो उतना नहीं आया ना मार्केट के अंदर, तो बहुत जरूरी है कि आउटपुट उतना आना चाहिए, यूनिट्स उतनी बननी चाहिए। ठीक है, तो रियल जीडीपी इज बेटर बिकॉज वी एनालाइज द रियल आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन क्लियर नहीं करती कि रियल आउटपुट में इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, रियल जीडीपी डिपिक्ट फिजिकल आउटपुट चेंजेस। अगर आप इसकी बात करेंगे, आप इसको देखकर भी, फाइनल अमाउंट को देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि रियल आउटपुट यानी जो फिजिकल आउटपुट था, जो क्वांटिटी थी, वो नहीं बढ़ी। लेकिन अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो आपको देखकर ये लग रहा है कि नॉमिनल जीडीपी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आउटपुट आपका बढ़ा होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू इन द सिचुएशन। रियल आउटपुट नहीं बढ़ा, फिजिकल आउटपुट नहीं बढ़ा। तो नॉमिनल जीडीपी आपके प्राइस चेंजेस को डिपेक्ट करती है, फिजिकल आउटपुट चेंजेस को नहीं।
और अगर आप बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, अगर आपको कंट्रीज का कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज के साथ करना है, यानी अपनी कंट्री का कंपैरिजन किसी और कंट्री के साथ करना है, तो रियल टर्म्स में करिए ना। नॉमिनल टर्म्स में करने का क्या फायदा है? सिर्फ प्राइस अगर किसी कंट्री में इंक्रीज हो रहा है और उसको मल्टीप्लाई करने की वजह से आपकी जीडीपी ज्यादा नजर आ रही है, तो किस लिए खुश हो रहे हैं आप? क्योंकि आपने रियल में तो आउटपुट इंक्रीज करा ही नहीं। रियल में भी तो आउटपुट इंक्रीज करने की जरूरत है। तो रियल आपका इंक्रीज होना बहुत जरूरी होता है आउटपुट टर्म्स में, यानी फिजिकल आउटपुट की टर्म्स में, और यही चीज आपको रियल जीडीपी मेजर करती है। तो आई होप व्हाट इज रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी डियर, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनके आपस के रिलेशनशिप में, यानी फॉर्मूले में, ठीक है, और जो न्यूमेरिकली भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको रियल जीडीपी निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इसका दूसरा नाम जीडीपी डिफ्लेटर या जीएनपी डिफ्लेटर, कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी होता है डियर। प्राइस इंडेक्स का क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए 2010 में कोई भी चीज 100 रुपए की मिल रही थी, हमने बेस मान लिया, 2011 में आपका प्राइस इंडेक्स 102 हो गया, 2020 तक जाते जाते ये आपका प्राइस इंडेक्स 170 रुपए है। इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 2010 में कोई भी कमोडिटी आपको 100 रुपए में मिलती थी, तो 2011 में वही चीज, वही सेम क्वांटिटी, मान लीजिए 1 केजी चावल आप लेते थे, तो 1 केजी राइस अगर आपको 2010 में 100 रुपए के मिलते थे, तो वही 1 केजी राइस 2011 में सेम क्वांटिटी 102 रुपए के हो गए। क्वांटिटी तो सेम है ना, प्राइस इंक्रीज हो गया। और वही 1 केजी चावल आज 2020 में 170 रुपए के हो गया। इसका मतलब अगर आप बेस ईयर की बात करेंगे तो 2010 से 2020 में 70% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन, यानी चीजों के प्राइस बढ़ गए हैं। चावल उतने ही आ रहे हैं केजी, लेकिन चीजों के प्राइस बढ़ चुके हैं। और 2010 से 11 तक अगर हम कंपैरिजन करें तो 2% इन्फ्लेशन, यानी चीजों के प्राइस आपके पास बढ़ चुके हैं। तो प्राइस इंडेक्स आपको क्या बताता है? अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़कर आए हैं, प्राइस इंडेक्स उसमें एक चैप्टर था, तो वहां पे भी आपको क्लियर करा गया था कि प्राइस इंडेक्स क्या शो करता है कि बेस ईयर के मुकाबले आपके प्राइस इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपके पास 85 प्राइस इंडेक्स हो जाता है, इसका क्या मतलब है कि अगर 2010 में वो चीज 100 रुपए की मिल रही थी तो आज 85 की मिल रही है, यानी 15% प्राइस में डाउन आ गया। तो इंडेक्स जो है, प्राइस इंडेक्स जो है, वो आपको ये बताता है कि बेस ईयर के मुकाबले बाकी ईयर में कितना इन्फ्लेशन आ रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी, अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर डेटा जो है वो प्राइस इंडेक्स के बेस पर कैलकुलेट करा जाता है। हमारे यहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो वहां पर एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वहां पे भी इंडेक्सिंग को फॉलो किया जाता है। तो इंडेक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी वजह से आपको इंडेक्सिंग चैप्टर भी पढ़ाया गया था। तो प्राइस इंडेक्स वही चीज है। नॉमिनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स होगा करंट ईयर में आज उसकी क्या वैल्यू चल रही है। तो नॉमिनल जीडीपी आपको वैसे भी पता है करंट ईयर प्राइसेस पर होती है। तो आपने एक तरीके से प्राइस इंडेक्स का मतलब समझना है कि करंट ईयर का प्राइस। तो ये जो आउटपुट होता है करंट ईयर के प्राइस से उसको डिवाइड कर दो और बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो आप ये देखिए, नॉमिनल जीडीपी 2018 की हमारी थी 1,12,500, ठीक है, और इस टाइम आपका प्राइस इंडेक्स यानी करंट प्राइस चल रहा था 125 इंटू 100, फॉर्मूले में है ही है। आपके पास रियल में आ गया 90,000, यानी जो नॉमिनली आपको दिख रहा है कि आपने 1,12,500 का आउटपुट प्रोड्यूस करा है, इन रियल टर्म्स वो सिर्फ 90,000 का ही आउटपुट है। तो इन रियल टर्म्स आपका आउटपुट नहीं बढ़ा है पहले के मुकाबले। तो उसी इंफॉर्मेशन का देखिए हमने यूज करा है, राइट। अब अगर आपको कहे प्राइस इंडेक्स निकाल दीजिए, तो डियर देखिए कोई नए नए फॉर्मूले मत बनाइए, यही फॉर्मूला है। रियल जीडीपी आपको दे रखी होगी, नॉमिनल जीडीपी आपको दे रखी होगी इनटू 100, प्राइस इंडेक्स को एक्स ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आंसर आ जाएगा। फिर भी हमने आपको फॉर्मूला लिखकर दिखाया है, प्राइस इंडेक्स यहां आ गया, रियल जीडीपी नीचे आ गई, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी कितनी थी? 1,12,500 की और 2018 की, और रियल जीडीपी थी आपकी 90,000 इंटू 100। आपको प्राइस इंडेक्स मिल गया कि करंट ईयर का जो प्राइस है ना बेस ईयर के मुकाबले 125 हो चुका है। यानी अगर मैं 2017 की बात करूं तो उसमें अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी तो 2018 में वो 125 की मिल रही है।
मतलब 25% का इंक्रीज हो चुका है। दैट इज व्हाट प्राइस इंडेक्स ऑल अबाउट, राइट। और एक बात याद रखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर बोला है तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, जीएनपी डिफ्लेटर बोल दे तो नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। तो ये जो आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर करा है, इसमें जीडीपी की जगह कोई भी एब्रीविएशन आपकी ले सकती है, बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप है रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि जो महंगाई है उसको बढ़ती जाती है, तो अगर आप अपने आउटपुट को महंगाई के हिसाब से इंटू कर रहे हैं, यानी जो करंट ईयर का प्राइस है, तो नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल जीएनपी, और अगर आप हमेशा ही उसको बेस ईयर से इंटू कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि आपका फिजिकल आउटपुट इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको क्लियर करने के बाद कि जीडीपी का सोशल वेलफेयर के साथ क्या लेना देना है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है यानी आउटपुट बढ़ता है या नेशनल इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम भी आ सकता है इसकी जगह पर, नेशनल इनकम बढ़ती है तो ये इस बात का क्लू होता है कि उस देश में सोशल वेलफेयर हो रहा है। यस, काफी हद तक ये करेक्ट है। ये जीडीपी जो होता है गुड इंडिकेटर होता है सोशल वेलफेयर का, यानी अगर किसी कंट्री का आउटपुट बढ़ रहा है, किसी देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उस कंट्री में सोशल वेलफेयर हो रहा होगा। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हो, या इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हो, या फिर एजुकेशन में काम हो रहा हो, या लोगों की इनकम बढ़ रही हो। हम ये बात कह सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं जीडीपी सोशल वेलफेयर को उस कंट्री के डिपिक्ट करती है। यानी अगर किसी कंट्री का जीडीपी पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो कि यार हाँ, वहां पर सोशल वेलफेयर हो रहा है, सोशल वेलबींग हो रहा है। बट कुछ लोगों का यह मानना है कि ये एग्जैक्ट इंडिकेटर नहीं है, और वाकई में मैं भी यही चाहती हूं, मुझे भी यही लगता है कि जीडीपी एक एग्जैक्ट इंडिकेटर नहीं है जिससे आप ये एनालाइज कर सके कि यस, अगर उस कंट्री की जीडीपी बढ़ गई है तो यहाँ हाँ बिल्कुल सही बात है कि वहां पर तो बहुत कुछ अच्छा हो गया होगा, वहां एजुकेशन अच्छी हो गई, वहां हेल्थ अच्छी हो गई होगी, वहां पे सब चीजें बहुत बढ़िया हो गई होंगी, वहां पे सच में लोगों का बेनिफिट हो रहा होगा। जरूरी नहीं है डियर कि अगर आपके देश का आउटपुट बढ़ रहा है तो वहां पर आपके पास वेलफेयर भी हो रहा हो। आप देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनकम जरूर बढ़ती है, जीडीपी जरूर बढ़ती है, लेकिन अगर आप बात करें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या आपको हार्म नहीं करता, आपके हेल्थ को सफर नहीं करता? आपका हेल्थ सफर करेगा, आप हमेशा बीमार रहेंगे, तो आप एजुकेशन या फिर अपने जॉब पर कितना अच्छा काम कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ना वेलफेयर का पूरा सही इंडिकेटर नहीं है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने यहां पर क्लियर करी हैं। तो अब देखिए, अगर आप इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 लाइनें हैं जिसमें यह कहा गया है कि यस, जीडीपी इज अ इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर, बट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर। आप इसको अच्छे तरीके से रिलेट नहीं कर सकते कि हाँ भाई, अगर जीडीपी बढ़ रही है किसी कंट्री की तो सोशल वेलफेयर हो रहा है। पहला रीजन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जीडीपी इज अ नेशनल इनकम, राइट? जीडीपी को आप नेशनल इनकम की तरह समझ सकते हैं। तो यहां पर उसने सबसे पहला पॉइंट दिया इन दोनों के अपोजिट होने की वजह से। इसने कहा सबसे बड़ी बात जीडीपी क्या होती है कि पूरे देश की इनकम कितनी है, ठीक है? अब हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अमीर अमीर बहुत ज्यादा है और गरीब गरीब बहुत ज्यादा है। तो दैट इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी क्लास में सभी की पॉकेट मनी टोटल करी गई, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से हैं और कुछ बहुत ज्यादा लोअर फैमिली से हैं, तो अगर हमने सारी क्लास की पॉकेट मनी टोटल करी तो पॉकेट मनी काफी ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन अगर हम उसके बिहाफ पर ये डिसाइड कर लें कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में तो सभी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो गलत होगा। बिकॉज उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास कुछ भी पॉकेट मनी नहीं है, उनको पॉकेट मनी दी ही नहीं जाती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जीडीपी से आप सोशल वेलफेयर कैसे जोड़ सकते हो? क्योंकि सोशल वेलफेयर तो तब होगा ना जब आपकी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबके पास बराबर इनकम होगी। तो एक पॉइंट ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का जो होता है, तो इसका ये कहना है कि पर कैपिटा इनकम देखो, हर इंसान कितना कमा रहा है वो देखो, रादर देन अगर आप ये कहो टोटालिटी में देखने पर। अगर आप टोटल में देखोगे तो लगेगा यार हाँ बहुत अच्छी है आपकी देश की इनकम, ठीक है। ऐसे तो हम इतने अमीर हैं कि स्विस बैंक में भी हमारे अकाउंट्स हैं, सब जगह हमारे पास बहुत पैसे वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बात करें तो कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर इंडियंस नहीं है, बहुत अच्छे से अर्न करते हैं। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी टॉप हैं हम लोग, सब चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करी जाए अनइक्वालिटी, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो ये जो एक खाई है इन दोनों के बीच में, ये आपके वेलफेयर को डिपिक्ट नहीं करती। तो अगर आप टोटालिटी बेसिस पर ये कहो कि देश की इनकम ज्यादा है तो वो देश बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, सोसाइटी बहुत प्रोग्रेसिव हो रही है, तो ये ट्रू नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन प्राइसेस। अगर आप अपनी जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी पे ले रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया करंट ईयर के प्राइस से इंटू करे जा रहे हैं, और उससे आप खुश हो जा रहे हैं कि जी आपके देश का इनकम बढ़ रही है, आपके देश की इनकम बढ़ रही है, तो दिस इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलफेयर।
क्योंकि वहां पर फिजिकल आउटपुट बढ़ा ही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए आपने आउटपुट कम कर दिया, 1000 यूनिट से 900 यूनिट हो गई, तो अब और मारा मारी पड़ जाएगी, खाने की वो हो जाएगा कि भाई हाँ सामान नहीं है, या कुछ लोगों को डिमांड नहीं वो पूरी कर पाएंगे, कुछ लोगों के पास सामान पहुंच ही नहीं पाएगा। तो दिस इज व्हाट चेंज इन प्राइजेस। अनदर रीजन, अगर जीडीपी आप नॉमिनल जीडीपी ले रहे हैं तो वो वेलफेयर का बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या देखना चाह रहे हैं, क्या जीडीपी वाकई में सोशल वेलफेयर का एक अच्छा साइन है? अगर किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर होता है? तो कुछ हद तक हाँ, बट ये 5 रीजन है जो इस बात को नकार देते हैं कि जीडीपी का सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना है। पहले 2 पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस करे। तीसरा पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इस पॉइंट में क्या कहा गया डियर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपकी कंट्रीज के अंदर होती हैं, या बहुत सारे लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिन्हें मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करा जाता, और क्योंकि उन्हें मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करा जाता तो उन्हें नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता, बट एक्चुअली में वो सोशल वेलफेयर की चीजें हैं। जैसे कि अगर कोई भी बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर टीचर जो है वो अपने ही घर में अपने बच्चों को पढ़ाती है, या फिर आप किचन गार्डनिंग करते हैं जिसकी वजह से आप हाउस वाइफ जो अपने वर्क करती है, तो हमने देखा था कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता, जबकि ये सोशल वेलबींग को कहीं ना कहीं डिपेक्ट करती हैं। ठीक है ना, सोशल वेलबींग हो रहा है कि अगर कोई टीचर अगर किसी को फ्री में पढ़ा रहा है, या फिर अपने बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहा है, या फिर कोई डॉक्टर किसी की फ्री सेवा कर रहा है, तो इन्हें मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करा जाता। ठीक है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनको आप कह सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में डिपेक्ट नहीं करा जाता, और कहीं ना कहीं ये सोशल वेलफेयर को साइन देती हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सोशल वेलफेयर की तरफ साइन करते हैं, आप उन्हें इंक्लूड ही नहीं करते। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है सोशल वेलफेयर का। इसके अलावा पॉपुलेशन, अगर आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली आपकी कंट्री की पॉपुलेशन उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जो कि इंडिया के साथ ऐसा है, तो ऐसे केस में वो जीडीपी जब नंबर ऑफ पीपल में डिवाइड करी जाती है, अगर मान लीजिए आपके घर के लोगों की इनकम बढ़ रही है, ठीक है ना, पहले के मुकाबले, लेकिन आपके घर में जो लोग हैं, नंबर ऑफ लोग भी बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए पर पर्सन अगर हम उसको बांटेंगे तो वो कम हो जाएगा ना। तो सेम यही रीजन है कि अगर पॉपुलेशन भी उस तेजी से बढ़ रहा है जिस तेजी से जीडीपी बढ़ रहा है, या उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो ये वेलफेयर के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारा का सारा जो इंक्रीज है, वो सारा का सारा इंक्रीज एग्जॉस्ट हो जाएगा उनके लिए। मतलब आप उस एक्स्ट्रा पैसे को, अगर आपके पास ऐसा है कि आपकी इनकम बढ़ रही है और नंबर ऑफ पीपल उतने ही है, तब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा और आप उससे और ज्यादा अपने लिए एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन भी उतनी तेजी से बढ़े जितनी तेजी से देश की इनकम बढ़ रही है, तो उसका कोई बेनिफिट ज्यादा सोशल वेलफेयर पर नहीं होगा। फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या है डियर, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं या कुछ ऐसे हार्म्स हैं जो फर्म और इंडिविजुअल सोसाइटी को पहुंचाती है, और जिसके लिए उनको पेनलाइज्ड भी नहीं करा जाता। पेनलाइज्ड भी नहीं करा जाता। 2 तरीके की एक्सटर्नलिटीज हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अगर आप बात करें, इंडस्ट्रीज खुलती हैं, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं, जीडीपी बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखें तो एनवायरमेंट भी तो पॉल्यूट होता है ना। हाँ ठीक है, चिमनीज लगाने के लिए बोला जाता है, सब चीज है, लेकिन पेड़ काट दिए जाते हैं उन स्पेसेस के लिए। अगर आप इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, बड़े बड़े मॉल्स खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए जगह जो एक ग्रीनरी पोर्शन है उसको काट दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को तो हार्म होता है ना, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, लेकिन उसके लिए उनको पिनलाइज नहीं करा जाता, उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो इससे सोसाइटी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जीडीपी जरूर बढ़ी, मॉल खुल गए, इंडस्ट्रीज खुल गई, बट पेड़ पौधे काट दिए गए, ठीक है, ग्रीनरी हटा दी गई। तो दिस इज को पिनलाइज नहीं करा गया। थोड़ा बहुत पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, या कई ऐसी जगह होती है जहां पर ओपन पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इसका हार्म हो रहा है सोसाइटी को इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, आपकी हेल्थ सफर कर रही है, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीडीपी बढ़ रही है बट सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट की तरफ से पार्क्स वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं, आप लोगों को फ्री पार्क आपको दिए जाते हैं जहां पर आप जाकर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें इंजॉय कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट पार्क्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ओपन करे जाते हैं, फ्री होते हैं वो, ठीक है। वहां जाकर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, आपकी हेल्थ इंक्रीज होती है। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है ना सोसाइटी पर, बट क्या इसको इंक्लूड करा जाता है सोशल जीडीपी के अंदर? नहीं इंक्लूड करा जाता। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे डियर जिनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर नहीं है सोशल वेलफेयर का। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।